जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का अम्ल भस्म एवं लवण चैप्टर का दूसरा पार्ट होने वाला है। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोगों ने अंतिम क्षण में जो है धातु के ऑक्साइड की जो अभिक्रिया कराए थे और धातु की ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराए थे दोस्तों, और जिससे जो है हमारा अवक्षेप के रूप में एक पदार्थ प्रदान हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। उसके बाद आज हम लोग जो है दोस्तों जल की जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी अम्ल और जल की अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है HCl। HCl आपको पता है कि ये एक अम्ल है। HCl जब H2O यानी कि जल से जब अभिक्रिया करता है तो H3O यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन। ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों एकदम पूछा जाता है कि जब अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, आप जरूर याद रखिएगा। और क्लोरीन रीन आयन बनाता है दोस्तों, और कुछ मात्रा में उष्मा भी ये उत्पन्न करता है, क्योंकि अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो उष्मा उत्पन्न करना आम बात है। और हाइड्रोनियम आयन, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, सिर्फ अम्ल जल से ही नहीं बल्कि भस्म भी जब जल से अभिक्रिया करता है तो भी उष्मा उत्पन्न करता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है भाई कि जल में जब घुलने के आधार पर, ये तो आपका हो गया, जल में घुलने के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। जल में घुलने के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, तो देखिए, जल में घुलने के आधार पर दोस्तों अम्ल के जो है दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे वो देखिएगा जरा। जल में घुलने के आधार पर जो पूर्णतः जल में घुल जाए वैसा अम्ल, जो पूर्णतः जल में घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान करे, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान कर रहा है उसी को प्रबल अम्ल कहेंगे। और प्रबल अम्ल दोस्तों ये खतरनाक, बड़ा खतरनाक होता है। इसको जो है हम चख नहीं सकते कि भाई ये खट्टा है या तीखा है, कैसा लग रहा है, इसको चख नहीं सकते। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ये सब जितना भी अम्ल है दोस्तों, ये सब को जो है ना हम चख नहीं सकते, बहुत विषैले होते हैं। अगर इसको चख लिए तो जिंदगी से चख जाएंगे। तो प्रबल अम्ल को जो है हम चख करके नहीं देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है दोस्तों दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे बोलेंगे? पूर्णतः, जो कि वैसा अम्ल जो पूर्णतः नहीं, पूर्णतः मतलब यहां हो गया प्रबल अम्ल, वैसा अम्ल जो आंशिक रूप में, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप में घुलकर H+ आयन प्रदान करे। आंशिक रूप से कहने का मतलब थोड़ा सा क्षण ही घुल गया और उसके बाद हमें जो है दुर्बल, जो H+ आयन जो प्रदान कर रहा है, तब वो जो है हो जाएगा दुर्बल अम्ल। कहने का मतलब जैसे देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका एक विलियन, मान लीजिए ये क्या हो गया, एक विलियन। और इसमें जो है ना आप जो है 80% पानी, 80% या फिर 80% पानी डालिए और 20% जो है आप अम्ल डालिए। और 20% जब आप अम्ल डाल रहे हैं तो पता चला कि ये जो है पूर्ण रूप से घुल जा चुका है, अम्ल और पानी एकदम पूर्ण रूप से घुल गया और ये जो है H+ आयन दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रबल अम्ल। यानी पूर्णतः जल में पूर्णतः घुल जाए, जल में पूर्णतः घुल जाए और H+ आयन प्रदान करे तो फिर वो क्या है, प्रबल अम्ल। लेकिन दोस्तों अगर ये 80% डाले, मान लीजिए कि 60% पानी डाले और उसके बाद और हम 30% जो है क्या डाल दिए, अम्ल डाल दिए, और पता चला कुछ मात्रा घुल रहा है और कुछ मात्रा नहीं घुल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जैसे देखिए दोस्तों, आप जब चक्की में आटा डाल, यानी कि जब गेहूं डालते हैं वो पिसाता है, तो देखिए दोस्तों जब वो 18 किलो डाले और पता चला कि 16 किलो निकल गया तो 2 किलो उसी में फंस जाता है, तो वो क्या है, चक्की मतलब अच्छा नहीं है, वो चक्की जो है खराब है। तो उसी तरह से दुर्बल अम्ल जो है इसमें कुछ मात्रा ही घुलता है, यानी आंशिक रूप में घुलकर H+ आयन प्रदान करे। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, इसे हम चख करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको अभिक्रिया करते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होता है इसे हम आराम से चख करके देख सकते हैं। और जैसे हो गया दोस्तों आपका नींबू हो गया, नींबू हो गया, सिरका हो गया, नींबू यानी खट्टा पदार्थ जितना भी है वो सबको जो है चख करके हम देख सकते हैं। टमाटर हो गया, टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है।
वो सब जितना भी हो गया उसको हम चेक करके देख सकते हैं। तो ये जो है ना मतलब थोड़ा लो क्वालिटी क्या होता है, इसे चेक करके हम देख सकते हैं। तो दुर्बल अम्ल हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सांद्र और तनु क्या होता है। देखिए दोस्तों, कई बार आपको जो है ना H2SO4 को सांद्र बोला जाता है तो कहीं पे तनु बोला जाता है, कहीं पे आपको हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक बोला जाता है तो कहीं पे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक बोला जाता है। तो सांद्र का मतलब होता है दोस्तों गाढ़ा, गाढ़ा। यानी देखिए दोस्तों, इसमें जो है मान लीजिए ये एक विलियन है, ये एक विलियन है और इसमें जो है ना, इसमें अत्यधिक मात्रा हम जो है ज्यादा मात्रा जो है हम अम्ल का डाल दिए, क्या डाल दिए, अम्ल डाल दिए ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे 20% अम्ल डाल दिए और 5% यहाँ पे जो है पानी डाल दिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 5% जो हमने पानी डाला है, ये 5% इस अम्ल का 5% जो हो जाएगा पानी, वो H2O हो जाएगा तनु। क्या हो जाएगा भाई, H2O हो जाएगा तनु। और अम्ल जो हो जाएगा, ये 20% अम्ल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांद्र। यानी अम्ल ज्यादा गाढ़ापन हो रहा है, अम्ल ज्यादा गाढ़ापन है और पानी कम है तो तनु हो गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपने ये चीज देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा गहराई होता है, गहराई जैसे मिट्टी, गीला मिट्टी जैसे होता है ना, उसमें देखिए मिट्टी का मात्रा ज़्यादा होता है। तो मिट्टी का मात्रा उसमें ज़्यादा हुआ तो गाढ़ापन मिट्टी की वजह से हो रहा है, और पानी की मात्रा कम है तो पानी की मात्रा कम है तो पानी हो जाएगा वहाँ पे तनु, और मिट्टी गाढ़ा है तो वो हो जाएगा गाढ़ा, यानी कि सांद्र हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जहाँ पे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जा रहा है, इसका मतलब वहाँ उस विलयन में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है, और जहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जा रहा है उसका मतलब समझ लीजिए कि उस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है वो कम है किसी और की तुलना में। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तनु और सांद्र क्या चीज होता है। उसके बाद अब देखते हैं भस्म के प्रकार, क्योंकि अम्ल के प्रकार हम लोगों ने देख लिया, दो प्रकार होता है, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। उसके बाद देखते हैं भस्म के प्रकार। भस्म भी दोस्तों जल में घुलने के आधार पर दो प्रकार का होता है, ये भी जल में घुलने के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो भस्म भी दो प्रकार का होता है, एक प्रबल भस्म। प्रबल भस्म किसको बोलते हैं दोस्तों, यहां देखिए प्रबल अम्ल में क्या पढ़े थे, पूर्णतः जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो भस्म में आपने पढ़ा था कि OH आयन जो प्रदान कर दे, OH आयन जो प्रदान कर दे वही क्या होता है दोस्तों, OH आयन जो प्रदान कर दे वही होता है भस्म। तो जो पूर्णतः वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर, वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करे उसी को बोलेंगे क्या भाई, तो प्रबल भस्म। जैसे हो गया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब दोस्तों बहुत विषैले होते हैं, इसको हम जो है चेक करके नहीं देख सकते, बहुत बड़ा ही खतरनाक होता है ये सब। ठीक, प्रबल भस्म हो गया। प्रबल भस्म का डेफिनेशन हो गया, जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करे उसे प्रबल भस्म। और दुर्बल भस्म क्या होता है, जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- आयन प्रदान करे उसी को बोलेंगे दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म दोस्तों MgOH का हॉल2 हो गया, जैसे इसको जो है ये ज्यादा विषैले उतना भी नहीं होते हैं। उसके बाद कैल्शियम OH का हॉल2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद दोस्तों NH4 यानी कि अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये दोस्तों जो है ना, इसको कैसे पकड़ना है, दुर्बल भस्म कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनमें से कौन दुर्बल भस्म का उदाहरण है। तो इसका ट्रिक है, द्वितीय वर्ग के धातु का जो ऑक्साइड होता है वही होता है दोस्तों आपका दुर्बल भस्म। द्वितीय वर्ग का मतलब देखिए, आपने आवर्त सारणी तो ऐसी देखी होगी आपने, ऐसी, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया, उसके बाद फिर आप इस तरह से आपने देखा होगा, देखा था ना। इसी तरह से ये जो हो गया द्वितीय वर्ग श्रेणी हो गया। तो इस द्वितीय वर्ग श्रेणी में जितना भी आपका धातु आता है ना, उसी धातु का ऑक्साइड जो होता है, उसी धातु का ऑक्साइड जो होता है, उसी धातु का ऑक्साइड ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, उसी धातु का ऑक्साइड ही आपका दुर्बल भस्म कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए दोस्तों MgOH का हॉल2, तो मैग्नीशियम भी एक धातु है, मैग्नीशियम इसी श्रेणी में आता है। और हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ हाइड्रा ऑक्साइड आप जोड़ लीजिएगा, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड यानी द्वितीय वर्ग के श्रेणी में जो आता है धातु, उसी का हाइड्रा ऑक्साइड ही क्या कहलाता है, तो दुर्बल भस्म कहलाता है। उम्मीद है आपको भस्म और अम्ल के जल के आधार पर जो है इसका प्रकार यानी डेफिनेशन आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होगा। और अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, ये भी आपको कंप्लीट हो चुका होगा। अब जो है दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आप जो है सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे कि पीएच स्केल आखिर होता क्या चीज है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पीएच स्केल जो है बड़ा घबराता है, सब सारे स्टूडेंट इस पीएच स्केल से बहुत घबराता है, बल्कि इसमें कुछ है भी नहीं। पीएच स्केल, देखिए स्केल तो आपने शुरू से नाम सुना होगा, लेकिन पीएच इसमें कहां से आ गया उसके बारे में आज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पीएच जो होता है, पीएच का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा ये पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और स्केल, स्केल का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो कि हाइड्रोजन की मात्रा यानी हाइड्रोजन की क्षमता को जो बता दे, वैसे स्केल को ही पीएच स्केल कहते हैं। कहने का मतलब वैसा स्केल जो हमें अम्लीय, किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीयता का, अम्लीय व क्षारीयता का एकदम मतलब वो कौन सा विलयन है, वैसा विलयन जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता का आभास करा दे, जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देता है, वैसा स्केल जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता का जानकारी देता है, उसी को पीएच स्केल कहते हैं। वैसा स्केल जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता का जानकारी देता है, उसी को पीएच स्केल कहते हैं। वैसा स्केल जो हमें किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता का जानकारी देता है, उसी को पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों देखते हैं ये पीएच स्केल होता किस तरह का है भाई। तो पीएच स्केल दोस्तों देखिए, ये आपका हो गया एक इसी तरह का होता है बस, और इसमें 14 कटघरा बना हुआ होता है। 14 कटघरे, कितने कटघरे भाई, तो 14 कटघरे, इस तरफ एकदम 14 कटघरे आपका बना हुआ होता है। कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो 6 और ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 कटघरा दोस्तों मैक्सिमम बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब जो है ना यहाँ पे ये जो 7 है आपका, ये जो 7 है, और इस पार जो है यहाँ पे एकदम 0 होता है, 0 0, ठीक। और देखिए दोस्तों, ये 7 जो है ना, इसका मेन पॉइंट सेंटर है, यानी 7 जो है यहाँ पे एकदम लवन, उदासीन हो जाता है। यहाँ पे जो विलयन आता है ना, उदासीन हो जाता है। वो कैसे नापेंगे वो भी बताएंगे अभी, अल्लाह मत कीजिए, हड़बड़ाइए मत, ठीक। और इधर जो जाता है ना, इधर जो मात्रा जाता है वो भाई आपका हो जाता है क्षारीय मात्रा। कौन सी मात्रा, क्षारीय। और इधर जो आपका मात्रा जाता है, इधर हो जाता है अम्लीय मात्रा। कौन सा मात्रा भाई, तो अम्लीय मात्रा। और इधर जो रंग होता है आपका रेड कलर का होता है, और इधर जो होता है नीला, यानी इधर हो गया लाल और इधर हो गया नीला। वैसा विलयन जो हमें लाल, जो लिटमस पत्र को डालने पर लाल हो जाए, वो अम्लीय विलयन है। और वैसा विलयन जो लिटमस पत्र को डालने पर नीला हो जाए। तो भाई लिटमस पत्र क्या है, क्योंकि देखिए सूचक आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, सूचक पढ़ा चुके हैं, सूचक जो हमें अम्लीय और क्षारीयता जिससे हमें पता करते हैं। तो सूचक में जो है एक लिटमस पत्र भी आता है, लिटमस पत्र आता है, फिनोल्फ्थेलिन आता है, मेथिल ऑरेंज आता है, हल्दी आता है। तो लिटमस पत्र दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का हम एक ले लेते हैं, ठीक। तो लिटमस पत्र को जब आप किसी विलयन में ऐसे डालेंगे, मान लीजिए ये कोई विलयन है, ठीक, और विलयन में जैसे ही आप लिटमस पत्र को डालेंगे और डालते ही अगर ये लाल रंग का हुआ, अगर ये लाल रंग का हुआ, तो इसका मतलब ये अम्लीय है। क्या है भाई, तो ये अम्लीय है। अगर ये लाल रंग का हो रहा है तो अम्लीय है, लेकिन अगर ये नीले रंग का हो रहा है, नीले रंग का, तो ये क्षारीय है। क्या मतलब, तो भाई लाल रंग को आप उठाइए और इस रंग, इसको जो है उठाइए और मिलाइए, इधर जितना आप चलते जाएंगे आपको ये लाल रंग गहरा होता दिखेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा फीका दिखेगा आपको, पंचुच्छू टाइप का यहाँ पे लाल रंग। उसके बाद और गहराई में चलते जाएंगे, आपको लाल रंग और गहरा दिखते जाएगा। उसके बाद इस पार जैसे ही 7 से पार करेंगे, उदासीन, यहाँ पे आपको कोई रंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई रंग नहीं दिखेगा। अगर वो साधारण है, इसमें डुबा रहे हैं और कोई रंग नहीं दिख रहा है, तो समझिए वो उदासीन है। लेकिन अगर डुबाने के बाद अगर नीला रंग हो रहा है, तो उसके बाद इस पार ले जाइए और इसमें जो आपका मिल रहा है, तो समझिए वो पीएच मान इतना है भाई। तो ये चीज आपका होता है क्षारीय यानी पीएच स्केल पकड़ने का तरीका। पीएच स्केल ये हो गया आपका भाई। तो पीएच स्केल आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच मान 7 से कम हो, अगर पीएच मान 7 से कम हो, तो भाई वो कौन सा विलयन है। अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो कौन सा विलयन है, और 7 के बराबर हो
तो वो कौन सा विलयन है, और 7 से अधिक हो तो कौन सा विलयन है। अब आप कहेंगे भाई 7 से ही आप क्यों माप रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 7 में जो है ना, जैसा आप एकदम सूचक डालेंगे सेम उसी टाइप का अगर आपको सूचक दिख रहा है, कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो समझिए वो उदासीन है। लेकिन अगर लाल रंग के टाइप का आ रहा है तो समझिए वो अम्लीय है, और बाकी आप पीएच मान इसमें मिला सकते हैं। ठीक, तो ये मिलाएंगे कैसे, तो ये चीज आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग अभी ये पढ़ते हैं कि अगर लाल हो रहा है तो वो अम्लीय है, और नीला हो रहा है तो वो क्षारीय है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर 7 से कम हो रहा है, 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका मतलब वो क्या है, अम्लीय है, विलयन है। कैसा विलयन है भाई, तो अम्लीय विलयन है। और 7 के बराबर आ रहा है तो कैसा विलयन है भाई, उदासीन विलयन है। कैसा विलयन है, उदासीन। और अगर 7 से अधिक आ रहा है तो कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन। ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज। अगर आपको ये पता नहीं है ना, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो ये चीज आपको पता, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज पता होता है। ठीक, अक्सर स्टूडेंट को पता होता है। तो पीएच स्केल आपका एकदम कंप्लीट हो गया, पीएच स्केल आपको याद हो गया होगा। यानी वैसा स्केल जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता का, यानी कैसा विलयन है वो अम्लीयता और क्षारीयता का जानकारी प्रदान करता है, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद अब जो है दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है, यानी पीएच स्केल जो अभी पढ़े, अब हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ महत्व है भाई। दैनिक जीवन जैसे प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पढ़े थे, उसमें भी जीवन में महत्व पढ़े थे। पहला चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी जीवन में महत्व पढ़े थे। साला हर चीज का जीवन में महत्व है तो पढ़ना तो जरूरी है ना। तो भोजन के पाचन में पीएच का कहाँ महत्व है भाई, भोजन के पाचन में इंची कहाँ डालते हैं यार, ये स्केल तो कहीं कोई काम नहीं आता, आता है। देखिए अभी भोजन के पाचन, जब हम लोग खाना खाते हैं ना भाई, तो पेट में जो होता है, खाना खाते वक्त ही नहीं बल्कि हमेशा पेट में जो होता है ना आमाशय, वो हमेशा जो है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्राव होते रहता है। पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होते रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्राव होता है वही हमें भोजन को पाचन में मदद करता है। भोजन को पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही मदद करता है। और वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें जब खाना हुमच के खा लेते हैं, अड़च के खा लेते हैं ना, उसको जब ये पाचन नहीं कर पाता है, ये भी अम्लीय, और खाना भी जब ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है वहां पे। और इस चीज को संभालने के लिए जो है ना, बाहरी एंटासिड का उपयोग करते हैं, जिसका नाम हम लोग एक तरह से बोलते हैं इनो। और ये जो है 6 सेकंड में आपका काम तमाम कर देता है। कहने का मतलब पेट का काम तमाम कर देता है। यानी खट्टा खट्टा डकार आ रहा है तो अम्लीय डकार आ रहा है, और उसमें जो है ये इनो जो है ये क्षारीय ला दीजिए, और उसको मिलाकर आप जो है डकर लीजिए, तो भोजन के पाचन में आपका एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये आप कैसे पता करेंगे, तो पीएच स्केल आपके पास, जब तक आप पीएच स्केल की मदद से नहीं पता करेंगे तो हो पाएगा क्या। तो पीएच का तो महत्व है ना। जब तक आपको पीएच ये पता ही नहीं है कि भाई हमारे शरीर से जो, यानी हमारे पेट से जो डकार आ रहा है वो अम्लीय डकार आ रहा है, तो आप कैसे पता किए, तो इसी की मदद से ना पता किए। वो तो अलग बात है कि डॉक्टर आके फट से आपको जो है इनो वगैरह या सुई वगैरह लगा देता है, तो वो भी कैसे लगाता है, वो भी पीएच की मदद से ही लगाता है। तो हमारे यानी जीवन में जो है भोजन के पाचन में भी पीएच का महत्व है। ये आप जो है डील करके लिख सकते हैं कि भोजन पाचन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। अगर अम्लीय गुण ज्यादा हो गया है पेट में, तो उसको जो है उदासीन करने के लिए, यानी एकदम सिंपल, यानी क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लवण बनाने के लिए उसको जो है भस्म से अभिक्रिया कराया जाता है। यानी इनो नामक एक लाते हैं और उसको जो है पी जाते हैं। अगर इनो लाकर अगर चख करके देखेंगे ना, तो वो जो है कड़वा होता है, और भस्म तो आपको पता है कि कड़वा होता ही है। उसके बाद पीएच पर दांतों का प्रभाव, यानी पीएच का दांतों पर प्रभाव देखते हैं दोस्तों। पीएच का दांतों पर जो प्रभाव होता है वो कैसे होता है, तो हमारे मुंह में भी जो है ना, क्या बोलते हैं, मुंह में भी जो है अम्लीय रस होता है प्रभावी, यानी मुंह में भी जो है अम्लीय गुण आता है, अम्लीय गुण की वजह से। उसके बाद अम्लीय गुण जब दांतों में, वो मुंह से जब अम्लीय गुण जब आता है, उसके बाद जो है ना दोस्तों, वो जो है क्या करता है, दांतों से सफाई वो वैसे करता है, लेकिन ज्यादा दिन तक या फिर कुछ समय रहने के बाद जो है ना, वो ज्यादा अभिक्रिया करने लगता है, ज्यादा अम्लों का निर्माण करने लगता है, जो कि हमारे दांत के जो परत होता है, यानी इनामेल परत जो है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान पहुंचाता है दांतों पर ये इनामेल परत को,
ये कौन, तो पीएच मान से पता करते हैं कि भाई अम्लीय गुण ज़्यादा हो गया इसके मुंह में। तो इसको जो है ना अब क्या करो कि क्षारीय चीज़ यानी एक तरह से क्षारीय चीज़ से उसे साफ करो। जैसे सुबह उठते ही हम लोग जो है पेस्ट मारते हैं, साफ करते हैं, तो दांत के वो जो नीम का दंतवन, एक तरह से बोल सकते हैं कि नीम के दंतवन में भी जो है क्षारीय गुण पाया जाता है। तो दांत कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जब दांत ज़्यादा, जब अम्लीय से जब ज़्यादा अभिक्रिया कर लेता है तो फिर इसको जो है कराने के लिए भस्म से कराते हैं अभिक्रिया। उसके बाद ये जो है तब एकदम उदासीन बन पाता है, यानी लवण बना पाता है, ठीक ना, तब जाके हमारा दांत एकदम चकाचक करता है, ठीक। तो ये पीएच पर भी, पीएच से भी हम लोग जान सकते हैं कि भाई दांतों पर क्या प्रभाव भी पड़ रहा है। उसके बाद है थकान के समय। थकान के समय क्या होता है भाई, थकान के समय पीएच का कहाँ महत्व है? थकान के समय कहाँ महत्व है? देखिए, तो देखिए जब आप कभी दौड़ते हैं ना, या फिर आप दौड़ने का छोड़िए, आप अगर कोई काम कर रहे हैं ज़्यादा समय तक, या फिर कोई भी काम अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो हमारे शरीर में, आपको पता है कि शरीर में तभी ऊर्जा देता है जब शरीर खाना खाया है और ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है, तो ग्लूकोज कब टूटेगा, जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद जब ग्लूकोज टूटा है, तो ये जो ऊर्जा देता है, ये जो ऊर्जा देता है ना, ये अच्छा ऊर्जा देता है। लेकिन दोस्तों यही ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, तो फिर ये जो हमें ऊर्जा देता है, लेकिन ऊर्जा देने के साथ साथ एक अम्ल भी ये देता है हमको, लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल बड़ा दर्द देता है, बड़ा दर्द, लैक्टिक अम्ल बड़ा ही दर्द देता है। जैसे आप दौड़ने वाला काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ने वाला, तो ये जो मसल है आपका, ये जो मसल है आपका, तो ये मसल जो है ना दर्द देने लगता है आपका, ये मसल आपका दर्द देने, यानी जहां पे ज्यादा काम हो रहा है, ये यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन की ऊर्जा दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई यहाँ पे, जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जैसे आप दौड़ते हैं, दौड़ते वक्त भी आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो इस वजह से उस मांसपेशियों में जो है ना लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और इस अम्ल को खत्म करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इस पर जो है तारपीन का तेल लगाते हैं। तारपीन का तेल हो गया या फिर कोई क्षारीय तेल हो गया, उस पर लगा देते हैं। उसके बाद वो जो है क्या हो जाता है, थकान वहां पर दूर हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो है बर्तन के धब्बों को दूर करने में, देखिए दोस्तों, कॉपर नाम का एक बर्तन लीजिए, और कॉपर यानी कि तांबा, तांबा नाम का एक बर्तन लीजिए, और उसको अगर आप वायु से जब भी उसे खुली वायु में छोड़ेंगे, तो वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ना, तो इस पे जो है एक भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। कैसा ऑक्साइड भाई, तो भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही इस पर भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो वो जो है ना काला पड़ने लगता है, एक तरह से कह सकते हैं। और वो जब काला पड़ने लगता है, तो उस चित्ती दाब को हटाने के लिए जो है हम लोग, देखिए भास्मिक ऑक्साइड पड़ रहा है, तो हटाने के लिए अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करना, यानी अम्लीय चीजों से उसको जो है प्रभावित करना पड़ेगा। यानी अम्लीय हो रहा था तो भास्मिक, और भास्मिक हो रहा है तो अम्लीय, तो भास्मिक ऑक्साइड इस पर जम रहा है, तो इस पर जो है अम्लीय। अब अम्लीय कहां से लाएं भाई, तो अम्लीय जो है हाइड्रोक्लोरिक वगैरह नहीं, देखिए जैसे आपको यहाँ पे बताए थे दुर्बल अम्ल में बताए थे, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उससे अगर आप इसे साफ करेंगे ना, तो इससे भी आपका जो है साफ हो जाएगा, और एकदम चकाचक करने लगेगा बर्तन का धब्बा, वो जो है एकदम खत्म हो जाएगा धब्बा, ठीक। उसके बाद है मिट्टी का पीएच मान। देखिए दोस्तों, जब कहीं पे आप अगर देखें अम्ल वर्षा हो गया है, तो मिट्टी का जो है पीएच मान जो हो जाता है वो 7 से कम हो जाता है, और 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है मिट्टी, और मिट्टी जब अम्लीय हो जाता है तो वो फसल जो है अच्छा उत्पादन नहीं करता है। और अगर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय भी हो गया तो भी फसल उत्पादन अच्छा नहीं करता है। तो मिट्टी कैसा होना चाहिए, हमेशा मिट्टी उदासीन होना चाहिए, लवण जैसा होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान, यानी 7 के बराबर। ये भी ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर 7 होता है मिट्टी का पीएच मान। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो फसल भी अच्छा होगा, लेकिन मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम और 7 से ज़्यादा है तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्लीय वर्षा हुआ है तो उसके वजह से जो है मिट्टी का पीएच मान कम जाता है, यानी अम्लीय मिट्टी कौन हो जाता है, उसमें जो है चूना पानी का उपयोग करते हैं, चूना पानी का उपयोग करते हैं। उसके बाद वो जो है क्या हो जाता है, भास्मिक ऑक्साइड से भस्म से जो है अभिक्रिया कर लेता है, उसके बाद वो लवण बना देता है, फिर जल कुछ मात्रा में बनाता है, तो फिर मिट्टी जो है वो उसका पीएच मान हो जाता है 7। उसके बाद फसल बहुत अच्छा होता है, ठीक। यहाँ तक आपने 5 अभिक्रिया देख लिया, उसके सॉरी 5 चीज़ों में आपने जो है हमारे दैनिक जीवन में 5 चीज़ों में पीएच का महत्व देख लिया। उसके बाद छठा है प्रकृति के पौधों में। देखिए प्रकृति में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है नेटल, जिसको हम लोग जो है अपनी भाषा में कई तरह के भाषा में जो है क्या बोलते हैं भाई, तो उरकुस्सी भी इसको बोलते हैं, कई तरह के उरकुस्सी, उरकुस्सी, ठीक, उरकुस्सी और बिच्छुत्ती,
बिच्छुत्ती भी बोलते हैं दोस्तों। देखिए उरकुस्सी हो गया, बिच्छुत्ती हो गया, इसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। नेटल को जो है कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। नेटल, नेटल नाम का एक पौधा है। ये इसके जो पत्तियां होती है वो रोवेदार होती है और उस रोवे में जो है ना दोस्तों आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा फार्मिक अम्ल। और ये जो है लाल चींटी में भी पाया जाता है। लाल चींटी अगर वो काट लेगा ना बिमछा देता है एकदम, ठीक ना। तो फार्मिक अम्ल उसमें पाया जाता है और वो जब जैसे ही किसी मानव स्किन से वो टच करता है तो वहां पे जो है ना खुजाने लगता है और वो खुजाने इतना खुजाने लगता है कि वहां पे जो है ना एकदम क्या बोलते हैं एक अलग सा ही परत जम जाता है, वहां पे बहुत खुजाने लगता है वो। तो उसको जो है ये जो है देखिए फार्मिक अम्ल यानी अम्ल की वजह से वो जो है क्या हो रहा है एकदम खुजा रहा है और उसको जो हटाने के लिए जो है इसी यानी कि नेटल पौधे के साइड में ही उसी के बगल में जो है एक डाक नामक पौधा उत्पन्न होता है और यही डाक के नामक पौधे में जो है इसकी पत्तियों में जो है ना हमारा भस्म, इसी पत्तियों में इसका उपचार दिया रहता है। यानी इसी पत्तियों के रस में जो है भास्मिक रस पाया जाता है, भस्म का रस पाया जाता है और इसी को अगर आप वहीं पर रगड़ेंगे तो ये जो है क्या कर देता है इस फार्मिक अम्ल को नष्ट कर देता है। यानी फार्मिक अम्ल को जो है ये डाक नामक पौधे की पत्तियों में जो रस रहता है वो भास्मिक रस रहता है और ये हमें फार्मिक अम्ल को नष्ट कर देता है जिस वजह से आराम महसूस होता है। तो पीएच मान का जो है महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है दोस्तों। पीएच मान यानी दैनिक जीवन में भी महत्व पढ़ लिया, पीएच स्केल भी पढ़ लिया। हाँ अब जो है अगला टॉपिक देखते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग लवण का टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों लवण का टॉपिक जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम लोगों ने कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि इसके तीसरे टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उम्मीद करेंगे कि इसको जो है क्लोज कर दें, इस चैप्टर को क्लोज कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग लवण टॉपिक पढ़ते हैं। लवण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लवण जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। साल्ट यानी लवण, हम लोग जो खाते हैं नमक भाई। ठीक, तो लवण किसको बोलेंगे दोस्तों? लवण जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग लवण कहते हैं। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग लवण कहते हैं। और कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है तो ये इसको जो है वाष्पीकरण द्वारा उड़ा देते हैं। तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को लवण कहते हैं। तो लवण का डेफिनेशन ये हो गया। उसके बाद अम्लीय लवण किसको बोलेंगे भाई? तो अम्लीय लवण, देखिए दोस्तों लवण तो आपको पता है, लवण जब अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तब जाके ये लवण और जल बनाएगा, ये तो आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों अम्लीय लवण कब बनेगा? यानी अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा। यानी अम्ल भस्म में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा। और अम्ल की मात्रा ज्यादा कब होगा? जब प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल भस्म होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रबल अम्ल वैसा अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा, कहने का मतलब प्रबल अम्ल ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि जल से ये ज्यादा मात्रा में ये जल में घुलकर पूर्णतः घुलकर जो है ये H+ आयन प्रदान करता है। और दुर्बल भस्म क्या होता है? ये जो है जल में एकदम आंशिक रूप से घुलता है और जो है क्या करता है OH- आयन प्रदान करता है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों ये प्रबल अम्ल हो गया यानी ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो ये दुर्बल भस्म को छोड़ेगा, पीछे छोड़ देगा, ये दुर्बल भस्म को पीछे छोड़ देगा और ये जो है अम्लीय लवण बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? तो अम्लीय लवण बना लिया। और अम्लीय लवण किसको बोलेंगे? जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म मिलकर, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को अम्लीय लवण कहते हैं। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को अम्लीय लवण कहते हैं। और अब कहेंगे H2O क्या है भाई? तो इसको वाष्पीकरण द्वारा उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद भास्मिक लवण किसको बोलेंगे? वो देखिए भास्मिक लवण, लवण तो आपको पता है कि अम्ल और प्लस भस्म, अम्ल प्लस भस्म तब बनाएगा ये लवण और कुछ मात्रा में H2O। अब देखिए इसमें बोल रहा है भास्मिक यानी भस्म की मात्रा ज्यादा होना चाहिए तो प्रबल भस्म बोल दीजिए और अम्ल को जो है दुर्बल बना दीजिए, अम्ल को दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जो है देखिए प्रबल भस्म है तो भस्म की मात्रा ज्यादा है तो क्या बनाएगा? भास्मिक लवण। क्या बनाएगा? भास्मिक लवण। भास्मिक लवण और H2O को ऊपर उड़ा दीजिए। क्या करना है? इसको वाष्पीकरण द्वारा इसको ऊपर उड़ा दीजिए। तो दुर्बल अम्ल
दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म मिलकर, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को भास्मिक लवण कहते हैं। दोस्तों भास्मिक लवण का डेफिनेशन याद हो गया, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को भास्मिक लवण कहते हैं। ठीक, यहां तक हो गया आपका क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे सामान्य लवण क्या होता है भाई। तो सामान्य लवण देखिए दोस्तों, सामान्य लवण इसमें देखिए, इसमें जो है या क्या करेगा भाई, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, लवण, और थोड़ा सा मात्रा में जो है जल भी बनाएगा ये। ठीक, तो देखिए तो अम्ल दोस्तों कब बनाएगा ये अम्ल, ये जो है सामान्य लवण कब बनाएगा, सामान्य लवण ये कब बनाएगा, देखिए जब प्रबल अम्ल की जब आप प्रबल भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तब जाके ये जो है सामान्य लवण यानी साधारण लवण बनाएगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, यानी ये भी प्रबल भस्म शक्तिशाली और ये भी शक्तिशाली, दोनों शक्तिशाली लड़ गया तो बना दिया क्या, साधारण एकदम लवण बन गया, सिंपल लवण। तो क्या बन गया भाई, तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को सामान्य लवण कहते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को सामान्य लवण कहते हैं। और कुछ मात्रा में H2O निकलता है, उसको जो है आप वाष्पीकरण द्वारा उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका लवण का टॉपिक। और लवण यानी सामान्य लवण का जो साधारण लवण यानी कि साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र। इसको बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।